तो हमने पहले बात किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, लेकिन इनिशियल स्टेज में हमने भारत और पाकिस्तान सोचा ही नहीं था कि दो देश होंगे, तो एक ही दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। लेकिन लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड कि भाई दो देश बनने वाले हैं, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से चुनकर आए थे, उनको हमने बोला कि ठीक है भाई, तुम लोग अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो जब नहीं मान रहे हो तो। और भारत के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके बारे में बात किया कि वो सारे डायरेक्ट इलेक्शन से तो नहीं बने, क्योंकि उस टाइम में भारत आजाद नहीं था, तो इलेक्शन तो हम करा ही नहीं सकते थे, हमारे पास इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चीज तो थी नहीं। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन नहीं था, तो कैसे हमने ये भी बात किया कि इनडायरेक्टली लोग चुने हुए थे, कि जो 12 प्रोविंसेस थे उनके अंदर असेंबली थी, वो जो चुने हुए थे उन्होंने चुन के भेजा। और फिर बात किया कि भाई आज हम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने, जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल पहले बना उसको मैं क्यों मानूं। मतलब आपकी जनरेशन के कोई बच्चा बोल सकता है कि इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं क्यों फॉलो करूं। फिर उसके बाद में जो फाउंडिंग फादर्स है वो ये बोल रहे हैं कि आपको क्यों फॉलो करना चाहिए, उसने कारण बताए हैं इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, लोगों ने डायरेक्टली तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको नहीं चुना, लेकिन एक कुछ बातों को लेकर एग्रीमेंट हो चुका था। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर देश के आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब एग्रीमेंट हो गया था कि ये चीजें होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो चीज हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिएम्बल बना, मतलब मुख्य है, उस गाइडिंग प्रिंसिपल बना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो उन चीजों को जैसे इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सभी को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, और सबको यूनिवर्सली हमने वोट डालने का अधिकार दिया। फिर हमने और भी कारण बताए कि क्यों देश के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमको फॉलो करना चाहिए। उसमें हमने बताया कि भाई बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, हमने बात की फ्रांस की या बात की यूएसएसआर की, कि उनको कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ा, लेकिन अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से बनाया गया कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी कर सकते हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। और रिजिडिटी इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो हम चाहते थे कि ये कभी बदले ही नहीं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो उसको बदलना इतना आसान नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा? आवाज सबको क्लियर है? मेरे को बता दो ताकि आगे बढ़े। हाँ, चलो, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, भाई इंडिया को कौन गाइड कर रहा था, कौन सी फिलॉसफी पे इंडियन जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो कौन सी फिलॉसफी को लेकर चल रहे थे कि क्या चीज। बेटे मैसेज में डालो आवाज इतना। ओके ओके, थैंक यू। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मतलब कौन हमको गाइड कर रहा था, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या ये जो लोग हमारे इसमें फोटो बने हुए लीडर्स जो दिखा के रखे हैं, क्या इनका ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था, डोमिनेंस था? क्या इनके अलावा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके अलावा क्या किसी की बात नहीं सुनी गई? क्या सिर्फ यही लोग कह रहे थे, वही काम हो रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर नहीं भी थे, लाइक महात्मा गांधी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना, महात्मा गांधी उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन
इनके उनकी बातों का जो वेटेज है, जैसा वो चाहते थे, जो देश के लिए वो एक सपना देख रहे थे कि देश के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, सब लोग समान रहे, ओबीसी, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो दबे तबके के हैं, जिनकी बातें अभी तक नहीं सुनी गई, उनको ऊपर उठाना चाहिए, तो वो सारी बातें ली गई। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, वो उनकी अपनी राय ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना इम्पोर्टेंट देश के लिए कोई एक कानून है, पूरे देश को फॉलो करना है, तो ये जरूर हम चाहेंगे कि ये देश की आवाज हो, इसके अंदर देश की आवाज हो, देश की डिमांड ये पूरी करें, क्योंकि एक बार बन गया तो बार बार तो बना नहीं सकते। तो उसके बारे में जानना है कि कौन कौन से गाइडिंग वैल्यूज थी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किन किन चीजों को आधार बनाकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, राइट। तो वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं आपका 47 पेज पे पुरानी बुक में। वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या प्रोविजन है, हमने सब कुछ ले लिया। इतना ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ज्यादा समय लेने वाला कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज के ऊपर अपनी आंखें गड़ा के रखी, हर चीज को इंक्लूड करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट, वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन। हम पढ़ेंगे कौन कौन से प्रोविजन हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, वो हम बात करेंगे। We can do this in two ways, और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। तो देखते हैं कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं। But we can understand it by reading views of some of our major leaders on Indian Constitution। एक तो ये है कि जो आपके लीडर्स हैं उनके क्या व्यूज है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के को किस नजरों से देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो उनके व्यूज से हमको पता लगेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। But it is equally important to read about what the Constitution say about its own philosophy। लीडर्स की बात ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने फिलॉसफी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्या कहता है। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। और जो प्रीएम्बल मतलब जैसे आपकी बुक के पहले फर्स्ट सेकंड चैप्टर होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन होती है, ऐसे ही आपके देश का कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन किन बेसिक वैल्यूज को लेके काम करेगा। ये बेसिक वैल्यूज मतलब आप समझ लीजिए कि किसी इंसान की जैसे हार्ट है, लंग्स है, उसके बगैर एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि एक इंसान की आत्मा है, सोल है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, इसका प्रीएम्बल, इसके फर्स्ट पेज, ठीक है ना, जिसको आप बदल नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है वो उसकी प्रीएम्बल है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ऑन पॉलिसी। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो अब एक नेक्स्ट ये है द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से ड्रीम देखे और पब्लिक के साथ में कौन कौन से प्रोमिसेस किए। तो सम ऑफ यू मे हैव नोटिस नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जितने भी स्केचेस, फोटो आप देख रहे हो, इनमें मैं देख रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर देख रहा हूँ, जयपाल सिंह है, उसके बाद में एस.सी. मुखर्जी है, दुर्गा भाई देशमुख है, बलदेव है। तो इन सब में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी कहीं नजर नहीं आते, जवाहरलाल नेहरू इसमें दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया लाल मुंशी है,
भीमराव अंबेडकर है, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, सोमनाथ लहरी है, सरोजनी नायडू है। यानी कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर दिखाए और उनके अलावा कुछ और भी होंगे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं दिखाई दे रहे इसमें। जबकि महात्मा गांधी ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया देश को आजादी दिलाने में, आपकी बुक्स ऐसा बताती हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि महात्मा गांधी नहीं हुए तो क्या इसका मतलब उसके व्यूज क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? उनकी बातों को नहीं स्वीकार किया गया क्या? उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? वो देश के बारे में क्या सोचते थे, उसकी क्या फिलॉसफी थी देश के बारे में, उसको फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को नहीं सुना क्या? बिल्कुल सुना। उनके विचारों को सुना नहीं, बल्कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी बना, ठीक है। लेकिन उन महात्मा गांधी खुद उसके मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन बहुत सारे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी से इंस्पायर थे, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है महात्मा गांधी। तो उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को देश के गरीबों के लिए, डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनके लिए महात्मा गांधी क्या सोचते हैं, समाज कैसा होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम जो आज देश के अंदर बाद में लागू हुआ, पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करे, यानी कि महात्मा गांधी की जो आवाज है वो जरूर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। बहुत सारे मेंबर्स थे जो उन्होंने महात्मा गांधी के विजन को फॉलो किया था। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out that he wanted the constitution to do। यानी कि 1931 में ही उन्होंने एक यंग इंडिया नाम की बुक लिखी थी और उसमें ही उन्होंने ये अपनी तरफ से क्लियर कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने तो 1931 में ही बता दिया था कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें डाली गई होंगी। यहां तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ रहा है? चलो, वेरी गुड। तो दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर राव, who played a key role in making of the constitution, but he had different understanding how inequalities could be removed। अब जो महात्मा गांधी का जो सपना था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी लगभग मोर और लेस उन्हीं आइडियाज को लेके, उन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल को लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी काम कर रहे थे। यानी कि जो सोच जन लोगों के लिए महात्मा गांधी की थी, उसी तरह का एक परसेप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी लेके चलता था। यानी कि दोनों की सोच एक थी, लेकिन चीजों को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपको पता ही है, उनका तो बहुत बड़ा रोल है देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, दोनों के विचार एक जैसे थे, लेकिन मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, दोनों का सोचना एक बराबर था, लेकिन उसको कैसे प्राप्त करना है वो तरीके अलग थे। यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में भी मतभेद थे। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर भी मतभेद थे। यानी कि जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अंदर जो मेन लीडर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, उनकी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनकी नहीं बनती थी। तो मैं कहना यह चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर थे उनके विचारों में मतभेद था, विभिन्नता थी, और विचारों में विभिन्नता होना एक अच्छी बात होती है। कभी कभी क्यों होती है? क्योंकि सभी एक ही बात के ऊपर अगर एग्री हो जाएंगे
तो आप सोच ही नहीं पाओगे, एक नई सोच सामने नहीं आएगी। जब विचारों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और फिर आप कोई एक अच्छी चीज निकाल के लेके आओगे। ये बात समझ में आ गया? ओके, तो फिर मैं उस 48 पेज पे हूं। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर बाय डॉक्टर अंबेडकर राव। डॉक्टर अंबेडकर राव भी चाहता था कि अनइक्वालिटी खत्म हो भारत के अंदर से, और भीमराव अंबेडकर के साथ साथ में महात्मा गांधी भी चाहता था। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव्ड। और दोनों के विचार मिलते नहीं थे कि इनइक्वालिटी को कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में दोनों के विचार नहीं मिलते थे। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा महात्मा गांधी के विजन को लेके क्रिटिसाइज करते थे। कई बार उन्होंने ओपनली भी क्रिटिसाइज किया था। In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी चिंता को बहुत अच्छे से उन्होंने डेपिक्ट किया था, बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसी का ही सब पार्ट, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी फिलॉसफी को लेकर काम कर रहा था। Values that inspired, guided the freedom struggle were in turn nurtured by it. के कौन कौन सी वैल्यू थी that inspired and guided the freedom struggles, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम उन बातों को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। कौन सी बातों को? जब हम फ्रीडम के लिए फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और जो चीजें हमको नहीं मिली, जो अत्याचार हमारे ऊपर हुए, वो आगे एक इंडिपेंडेंट इंडिया में भारत की पब्लिक के ऊपर ना हो, इस बात का हम ध्यान रखें। क्या अत्याचार हुए? इक्वलिटी नहीं थी, सोशल इक्वलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं थी, सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था, इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं थी, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ठीक है ना, राइट्स अधिकार नहीं थे, मेल और फीमेल्स के बीच में भेदभाव किया जाता था। तो कहने का मतलब जो उस टाइम में जिसको लेकर एक एग्रीमेंट जैसा बन चुका था, सभी जो फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे उन बातों को लेकर एक साथ चलना चाहते थे, ठीक है। तो वैल्यू दैट इंस्पायर्ड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और ये ही भारत के डेमोक्रेसी की नींव बनी, फाउंडेशन बनी, जिसके ऊपर आपका डेमोक्रेसी खड़ा हुआ है। द वैल्यूज आर एम्बेडेड इन प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन कौन सी वैल्यू है वो मैंने पहले बता चुका हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर हमने ले लिया है, ठीक है ना। प्रीएम्बल को हम पढ़ेंगे आगे, तब आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी, किसको मैं बोल रहा हूं गाइडिंग प्रिंसिपल, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके हार्ट, उसका दिल और उसका लंग्स हैं, फेफड़े हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिल और लंग्स हैं वो उसको उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो फाउंडिंग फादर्स चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज कर दीजिए, लेकिन उसकी हार्ट है, उसकी आत्मा है, सोल है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदलना। तो these are the values embedded in the preamble of the Indian Constitution. They guide all articles of Indian Constitutions. और इन वैल्यू को, ये जो वैल्यू है जो प्रीएम्बल में दी है, वो आपके आर्टिकल्स, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या आर्टिकल वाइज लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आर्टिकल में 440 के लगभग आर्टिकल्स अभी हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है ना। तो वो वैल्यूज उन आर्टिकल्स के अंदर दिखाई देती है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इस बेसिक वैल्यू। देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है
वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से शुरू होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको देश के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल कहा जाता है। दिस इज taking inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. मतलब ये preamble की जो प्रोविजन है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायरेशन लेके लिया। यानी कि जो प्रीएम्बल बनाना, जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आत्मा की मैंने बात की, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो वहां से हमने ये जो प्रीएम्बल है हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। ठीक है, इससे पहले किसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं होता था, तो अब ये प्रीएम्बल भी होने लगा है। अच्छी बात है कि सभी देश फिर उसके बाद में प्रीएम्बल को लेकर सजग हो गए। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। Let us read preamble of the Constitution very carefully and understand the meaning of each key words. अब हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को पढ़ते हैं और उसकी एक एक मीनिंग को पढ़ते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जब हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो ये देश के जैसे कोई एक पोएम पढ़ते हैं और वो पोएम डेमोक्रेसी के ऊपर हो, इस तरह से पढ़ा जाएगा। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. और ये जो प्रीएम्बल है वो उस फिलॉसफी के ऊपर काम करती है जिसके ऊपर पूरा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। यानी कि प्रीएम्बल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइडेड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government. और ये गाइड करती है, it provides a standard, एक स्टैंडर्ड देती है कि एग्जामिन करना, इवेल्युएट करना जो भी लॉ है और सरकार के कोई कार्य है उनको कैसे हम एग्जामिन करेंगे, कैसे उसके देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड, कि वो जो सरकार जो काम कर रही है वो देश के हित में है या खराब है, ये आपके प्रीएम्बल से पता लगेगा। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। ये तो आप मानते हो कि नहीं? लेट अस रीड। अब हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी में लिखा गया था बेसिकली, प्राइमरीली जब लिखा गया था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और उससे बहुत पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, किया गया है। और आज के दिन तो हर भाषा में इसको ट्रांसफर किया जा चुका होगा। ठीक है, कोई पंजाबी में पढ़ना चाहे पंजाबी में पढ़ सकता है, उर्दू में मिल जाएगा। आज ही मैं देख रहा था कहीं पर किसी एक मेरे पास में मैसेज आया था कि आज टेक्नोलॉजी इससे इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी एडवांस हो गई है कि आप जैसे कि जो बुक लिखी गई है, जैसे उसमें दे रखा है, गीता के बारे में दे रखा था कि गीता को उन्होंने हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है ताकि सब लोग पढ़ सके, लेकिन पूरे देश में हिंदी और इंग्लिश तो नहीं है, बाकी दूसरी भी लैंग्वेजेस है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश भी ना पढ़ पाए, वो सुन सकते हैं, तो उसको एक ऐसा डिवाइस तैयार कर लिया है कि वो डिजिटली लिखी गई है। और गीता के जैसे शुरू में उन्होंने गीता के जो श्लोक्स हैं या गीता में शुरू में जैसे कोई एक आरती है, वहां से शुरुआत है, तो अगर उस डिवाइस को उस आरती पे रखोगे तो वो आरती अपने आप ही शुरू हो जाएगी।
तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि हाँ ये हिंदी में लिखा गया था इनिशियली, बट लेटर ऑन इट हैज बीन चेंज्ड इन मेनी लैंग्वेजेस। Tanvi, this is your continuous problem regularly? Yes, Daksh is right. फिर उसके बाद में कृतिका का है कि सर हाउ कैन वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मे बी द बुक और मेनी पेजेस इंक्लूडिंग आर्टिकल्स। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशंस देखो, कॉन्स्टिट्यूशंस तो वॉल्यूम्स में हैं, आपने खुद उसमें कई सारी इसकी बुक्स हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्रीफ में पढ़ने के लिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प में पढ़ने के लिए अदर मतलब स्टूडेंट के पर्पस के लिए अलग से आता है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए भी आपको बाजार में मिल जाएंगी कॉपीज, लेकिन मेरे पास भी कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी भी अवेलेबल है। स्टेशनरी शॉप में नहीं मिलेगा वो, दिल्ली से आपको लेना होगा, दिल्ली में जो नई सड़क है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूं कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भी पास है। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हो कि कंक्लूजन है, और ये लक्ष्मीकांत इसके राइटर हैं, और उन्होंने मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन रियल कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ दिया है वो पूरा इसमें दिया हुआ है। ये आईएएस, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के लिए जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ते हैं तो उनको इंडियन पॉलिटी पढ़नी होती है, और ये सबसे फेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस से जितने भी कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं आईएएस आईपीएस के एग्जाम में। तो इसमें सब कुछ है, कुछ नहीं छूटा हुआ है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर है। तो जिसको पढ़ने, अभी तुम्हें, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको पढ़ने की आपको आज के इस स्टेज पे 9th में पढ़ने की जरूरत है। एटलीस्ट आप 10+1 में आ जाए, तब उसके बाद में जो बच्चे वास्तव में जिसको क्यूरियोसिटी है वो तो कभी भी पढ़ सकता है, ठीक है ना, और उसको हम हेल्प करने को तैयार है। हाँ, मैंने भी अमेजोन से ही मंगाया था ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ बेटा कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं अभी, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ने जाओगे तो आपके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वो जाकर एटलीस्ट यू मस्ट हैव कंप्लीटेड दी, बोलते तो ऐसे ही आफ्टर ग्रेजुएशन आपको ये लेना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी बहुत ज्यादा ही किसी को क्यूरियोसिटी है तो एटलीस्ट ही और शी शुड हैव कंप्लीटेड हिज 10+1। 10+1 या तो करने के टाइम में, क्योंकि +1 में पॉलिटिकल साइंस में इसका कई सारे पार्ट के बारे में बेसिक चीजें बता दी जाती है। ये आपस में यस ब्रो वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं। ये कौन है? ऋतिक, व्हाट इज दिस? ये अपना छोड़ दो, मैं पहले बोल चुका हूं, आपस में तुम्हारी कोई बात नहीं होगी जब मैं सामने हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं है कि किसकी स्टडी के लिए है, आप किसकी क्या जरूरत है उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जजेस के लिए। लेट अस फिनिश दिस टॉपिक, नो मोर वी विल डिस्कस बिकॉज वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे भी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट है मेरे साथ में इसमें, तो आप पर्सनली मेरे पास कॉल कर लेना।
तो अब हम प्रियम्बल को देखते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give it to ourselves this Constitution. तो यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। सॉवरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है, जस्टिस जैसे इसने दिया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ मतलब आप विचारों की लिबर्टी, आप अपनी बातें कह सको, आपके एक्सप्रेशन की लिबर्टी, आप कौन से धर्म में विश्वास रखते हो, फेथ की, आपकी वर्शिप की लिबर्टी, इक्वलिटी की जब बात करेंगे तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबका स्टेटस बराबर हो लगभग और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इस बात की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं ये। और उसके बाद में फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, भाईचारा, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। तो अगर आप पढ़ोगे तो जैसे है सबसे ऊपर ही आपको एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडिंग फादर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये उसके लिए वर्ड्स नहीं है, ये पूरे देश के लोगों के लिए। वी जब बोलते हैं तो हम भारत देश के सभी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में यही तरीका होता है, पूरे देश के लोगों को तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में शामिल नहीं कर सकते, तो कुछ लोग बनाएंगे और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिन लोगों के ऊपर जनता को फेद हो। तो इसलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड मतलब बनाना बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उन लोगों ने बनाया उनके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइडर पावर। और किसी राजा ने उनके हाथ में नहीं पकड़ा दिया, कि भारी पावर ने उनको नहीं पकड़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन। सावरेन का मतलब बता रहे हैं, सबसे पहले जो लाइन सबसे क्लियर करने के लिए सावरेन। तो सावरेन का मतलब ये है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। जैसे भारत है, भारत के लोग अपने इंटरनल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि भारत के इंटरनल मतलब देश में कानून कैसा बना, तो आप बोलोगे सर हमसे तो कोई पूछते नहीं, लेकिन बेटा आपने तो चुन के 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भेजे हैं, वो देश के लिए लॉ बना रहे हैं, तो इसका मतलब वो आप बना रहे हो इनडायरेक्टली। सिमिलरली अगर बात करें एक्सटर्नल की, तो हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि भारत को कौन से देशों से किस तरह के रिलेशन रखने चाहिए, ये भारत के लोग अपने आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब बता रहे हैं कि वेल्थ इज जनरेटेड सोसाइटी एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। कि जो वेल्थ है उसके ऊपर देश के जो प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज हैं और जो कुछ है सबका बराबर अधिकार है। ठीक है। और सोसाइटी उसको बराबर सब में बांटेगी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और गवर्नमेंट इस तरह के रेगुलेशंस बनाएगी जिससे कि देश के अंदर जो चाहे लैंड की ओनरशिप सबको बराबर मिल जाए,
और इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, इस तरह से। तो आप ये नहीं बोलना कि सर इंडस्ट्री में तो मैं, मेरे को तो मालिक नहीं बनाया। बेटा सबको तो मालिक नहीं बनाया जा सकता। इनका कहने का मतलब ये है कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकली सबको इक्वल लाने का कोशिश की जानी चाहिए। सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब ये है कि सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब देश के लोगों को कोई भी धर्म, डिस्कशन का सब्जेक्ट है बेटा मैं दक्ष कैसे, तो हाउ आर लॉज आर सेलेक्टेड। पहले तो मैं बताता हूँ, लॉज सेलेक्ट नहीं होते, लॉज बनाए जाते हैं, और बनाने के लिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट, और वो उसका एक देयर इज ए ले डाउन प्रोसीजर एज देर आर द टू हाउसेस यू माइट बी नोइंग, एक तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में देर आर 543 मेंबर्स, राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। जब कोई भी कानून बनाने से पहले उसको बिल के नाम से बोला जाता है, यानी कि जब भी लॉ बिल इज इंट्रोड्यूस एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कानून को लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर डिबेट होती है, डिस्कशंस होते हैं, ठीक है ना, और उसके प्रोविजन को लेके डिबेट डिस्कशन किया जाता है बहुत डीपली। बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं पार्लियामेंट में, और उससे पहले, पार्लियामेंट आने से पहले भी जो आईएएस ऑफिसर्स है इनके ऊपर पूरा माइंड बॉगलिंग एक्सरसाइज होती है, बहुत दिमाग से उसको तैयार किया जाता है। फिर पार्लियामेंट के अंदर उनके अंदर डिस्कशंस होते हैं, कुछ प्रोविजन को लेके दूसरे लोग, सरकार के जो हिस्सा नहीं है उनकी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस हो, तो उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन होता है, फाइनली वोट डाला जाता है। और अगर जो रिक्वायर्ड मेजोरिटी है किसी कानून को पास कराने के लिए, अलग अलग तरह की मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है, से कि ऐसा मेजोरिटी जिसमें हाफ मेंबर, जैसे सोचो कि तुम्हारी क्लास है, तुम्हारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, और एक ऐसा लॉ होता है जिसके अंदर 30 में से 15 का एग्रीमेंट होगा, तब वो लॉ बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारी ऐसे ही तुम्हारे एक क्लास से पास हो गया, फिर उसको आप सोचो कि एक हाउस लोकसभा से पास हो गया, फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, अगर दूसरे हाउस में भी हाफ मेंबर ने अपना एग्रीमेंट दे दिया तो वो कानून पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो दिस इज हाउ द लॉज आर मेड। फिर दूसरा, कोई ऐसे भी कानून होते हैं उनके अंदर हाफ नहीं, हाफ से ज्यादा मेंबर्स का एग्रीमेंट चाहिए, ठीक है ना। Daksh, you are so intelligent. I must praise you, appreciate you. कोई बात नहीं है, जितना चाहते हो मेरे साथ में डिस्कशन कर लेना, बट आफ्टर 12 o'clock। अब मैं इसका आपका जवाब दे देता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपका क्लियर करूंगा, लेकिन क्लास में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक आल्सो। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एवरी वन शुड बी बेनिफिटेड। अगर तुम्हारे सारे बच्चे तैयार हैं तो मैं इसको ले लूंगा, और भी ले सकता हूं, लेकिन इसको तो जरूर क्लियर कर देता हूं। ये बात सही है कि आज के दिन बीजेपी के पास में मेजोरिटी है। अब तुम बात कर रहे हो तो चलो मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूं। बीजेपी के पास में से टोटल जो है आपके पास में देर आर दी 2 हाउसेस। पहले मैं ये बता देता हूँ, 2 हाउस हैं अपने पास में, और 2 में एक का नाम लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा। आप ये तो जान ही पाए, बोथ ऑफ दी हाउस को मिला के हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये पता ही है। लोकसभा के अंदर देर आर 543 मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर देर आर 245 मेंबर्स।
यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, ठीक है ठीक है, अब मत पूछो, हम बात कर रहे हैं, छोड़ दो। अब बता ही रहे हैं तो बच्चों को माइंड को डाइवर्ट मत करो, समझो बस। तो जब भी लॉ बनाने के लिए देर आर दी 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना बड़ी बात है कि नहीं बड़ी बात? तो उसके लिए मेजोरिटी भी बड़ा क्रिटिकल होगा, ठीक है ना। वो किस तरह की होगी? फिर अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ बनाने हैं तो उसके लिए अलग मेजोरिटी चाहिए, और स्पेशल लॉज बनाना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यानी कि देर आर दी 3 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। अब उसमें बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, तुमको समझ में आ जाए कैसे काम करते हैं। और अब बीजेपी के काल में, जब बीजेपी के पास में बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तब कैसे कानून बनते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि देर आर दी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है किसी भी सरकार के एक डेमोक्रेसी में। एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा हो गया जुडिशरी। यहां तक तो पता है सबको। अब बीजेपी वाली बात को समझने के लिए ये आप मान के चलो कि एग्जीक्यूटिव जो है ना, आज के अंदर बहुत पावरफुल है। जब देश के अंदर कोई इस तरह की सरकार बनती है, जैसा कि आज भारत के अंदर देखा जा रहा है कि मेजोरिटी में है, मेजोरिटी भी सरप्लस मेजोरिटी है। सरप्लस का मतलब जितने रिक्वायर मैंडेट हमारे को 543 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर सरकार बनाने के लिए हमें 272 चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अभी की जो सरकार है उसके पास तो 380 प्लस है। तो इसका मतलब इनको जितने चाहिए उससे ज्यादा मेंबर इनके साथ है। तो इनको कानून बनाने में एटलीस्ट लोकसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लोकसभा में इनके पास में इतने मेंबर हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा में ये कोई भी कानून लेके आएंगे तो लोकसभा से पास हो ही जाएगा, ठीक है, कोई इनको रोक नहीं सकता। अच्छा ठीक है, 10 बज गए, कोई नहीं, 2 मिनट और लेते हैं। तो राज्य, जब कोई भी एक कानून को 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, लोकसभा के बाद में राज्यसभा जाना होता है। तो राज्यसभा में इनके पास में अब भी फुल मेजोरिटी नहीं है। राज्यसभा का अपॉइंटमेंट, जो सिलेक्शन का तरीका, इलेक्शन का तरीका अलग होता है। राज्यसभा के अंदर आज के दिन रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं है कानून को पास कराने के लिए। तो जब लोकसभा से कोई कानून पास हो जाता है, जब राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में वो टर्न डाउन हो जाएगा वहां पर। तो आप पूछ रहे हो दूसरा कि राज्यसभा फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, वो उसको वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से वो लेके आया जा सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट करके। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने नहीं पास किया, एक और तरीका होता है जो सरकारें डेमोक्रेसी में अगर उसको अपनाती है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग एक साथ बुला ली जाती है, और फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो करता है उसके ऊपर वोटिंग कराता है। क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर इनके पास है, जो भी आज के दिन सरकार है, राज्यसभा के मेंबर कम है, 245 है। अब दोनों को मिला के अगर वोटिंग करोगे तो राज्यसभा में भी इनके पास में मतलब कंबाइंड हाउस में दोनों में ज्वाइंट सेशन के अंदर इनके पास में मेजोरिटी हो जाएगी और वो कानून को पास करा पाएंगे। यस, ज्वाइंट सिटिंग। तो ये तरीका होता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग का तरीका डेमोक्रेसी में हेल्दी नहीं माना जाता है, वो ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता है। लेकिन आज आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने ज्वाइंट सिटिंग वाला काम भी करा है, और कभी कभी दूसरे तरीके भी अपनाए हैं। राइट, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस कर लेंगे, या पर्सनली कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है। देन यू आर अलाउड टू एग्जिट। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। बाय।
बाय बेटा, बाय। बाय बाय, जल्दी से एग्जिट करो, मुझे और भी काम है। बाय। ओके। आवाज नहीं आ रहा पायल, मेरे पास आवाज नहीं सुनाई दे रहा, मैसेज डाल देना। मैसेज पढ़ लूंगा, बात कर लूंगा तुमसे बाद में। मैं फिर खत्म कर रहा हूं क्लास को।